जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के हिंदी कहानी के अंतर्गत आज हम कहानी देखेंगे परिंदे। परिंदे लिखा गया है निर्मल वर्मा के द्वारा और वाचन स्वर है अवनीश का। परिंदे जो कहानी है वह प्रकाशित हुई 30 मार्च 2015 को। तो आप रिलेट कीजिएगा उस हिसाब से कि यह कहानी कब की है, क्योंकि काल समय परिस्थिति हमें कहानी से जुड़वाती है, हमारे मन में पिक्चर बनवाती है। तो 2015 की कहानी है, तो कैसी कहानी है? 1960 की, 1950 की, 1850 की, 2015 की, 2020 की, 2050 की। 50 अभी आया कहाँ है? मतलब ऐसी जो कहानी जब की रहेगी उसी हिसाब से हम रिलेट करेंगे कि अंग्रेज़ों के समय की है, कि आज़ादी के बाद की है, कि आज़ादी के ठीक पहले की है, कि आज़ादी के ठीक बाद की है, कि वर्तमान समय की है, कि 1990 के आसपास की है। तो उससे कहानी का जुड़ाव उस समाज परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव पड़ते हैं। यह कहानी बेहतरीन है, यह थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए हम इसको 2 या 3 पार्ट में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। खट खट। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर फुसुर होती रही। अरे खुसुर फुसुर है ना। अरे दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल खत्म हो गया मैडम, यह लड़कियों ने कहा। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। सुधा ने कहा, लैंप में तेल खत्म हो गया था मैडम, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के आसपास कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता। देर तक गपशप, हंसी मजाक, हा हा हु ही हा हा हो, यही सब चलता रहा। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। करीमुद्दीन नौकर है वहीं का। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस और काम में टालमटोल करने के किस्से होटल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका के हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जो लतिका है वह आप कह सकते हैं कि हॉस्टल की वार्डन है, शिक्षिका भी कह सकते हैं, तो वही है हॉस्टल की मालकिन। तो जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? लतिका ने पूछा। और यह जो परिंदे है इसका मुख्य पात्र आपको लतिका ही दिखेगी। लतिका के ही इर्द गिर्द कहानी जुड़ी रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमट कर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता है। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। रुक गई इसका इतना कहते कहते, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पाकर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है उसे कभी याद ही नहीं रहा। चोरों की तरह वह चुपचाप देहरी से बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं?
सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है, आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हों, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, सभी लोगों ने कहा। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमे होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक गया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर सब जैसे वह भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। साल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। एक डॉक्टर मुखर्जी हैं और एक मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, दोनों आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट, ऐसे कहा। लतिका ने कहा डॉक्टर को गुड इवनिंग डॉक्टर और मिस्टर ह्यूबर्ट को गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। तो दोनों ने कहा थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। सीटी ऐसे, हाँ सीटी। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? लतिका ने पूछा। ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चाइकोवास्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किया है उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आते हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। मतलब वो डॉक्टर अब कल मैडम बहाना बना रही थी कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आ पाऊँगी। तो डॉक्टर ने कहा तब तो मुझे आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से बर्मा मतलब म्यांमार छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। हाइजीन मतलब कि साफ़ सफाई, सुरक्षा, साफ़ सफाई शरीर का और ये सब तो पढ़ाया करते थे और प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे डॉक्टरी की। और इसलिए उनको स्किल के हॉस्टल में एक ही कमरा रहने के लिए दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते हैं। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वे हंस पड़े। हा 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 हा, एक सूखी और बूझी हुई हंसी।
होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द समेटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं साएं दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की तरह गूंज सी छोड़ती जा रही थी। साएं साएं इस प्रकार से। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिंगार अंधेरे में लाल बिंदी से चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते हैं। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्याले में काफ़ी उड़ने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका ने पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और काफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा, लतिका के चेहरे पर एक उनीदा रीतापन घिर आया था। हवा की झोंकों से मोमबत्तियां की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उस क्षण पियानो पर सोपा का नोक्टर्न ह्यूबर्ट की अंगुलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियाँ भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़ते जाते हैं। पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे वह विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिंगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल का प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मैड कहकर पुकारते थे कि सठिया गला बूढ़वा। कुछ वर्षों बाद वह हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। झुरझुरी सी कैसे दौड़ती है? मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। क्यों प्रसन्नता हुई थी लतिका को? कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी? उस अनुभूति के संग
जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती थी, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बूझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटीमेंटल। ह्यूबर्ट की अंगुलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी कुछ गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। अच्छा, वो ह्यूबर्टवा लतिका को प्रेम पत्र भेजा था ना जो वार्डन ने, तो सोचत रहा कि डॉक्टरवा के ना पता चला, ना पता चले। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से सजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलासफोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाया लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यहीं शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट बिस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है, न आगे नात न पीछे पगहा। यह बात मुझमें एक अजीब सी किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों के मौत अंत तक पहली बनी रहती। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रैजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। सिगार मतलब खींचे तलन। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है किस समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी? किसी समय गिरीश नेगी से उसका परिचय हुआ था। यह डॉक्टर बता रहे हैं। गिरीश नेगी मतलब वह थोड़ा में फोर्स वाले में गिरीश नेगी रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट में रहते थे। कुमाऊं मतलब उत्तराखंड वाले। मैं अब तक लतिका से, हाँ ठीक, फिर से देखते हैं। तुम्हें मालूम है ह्यूबर्ट किसी समय लतिका बिना नागा किए मतलब रोज क्लब जाया करती थी। गिरीश नेगी से उसका परिचय हुआ था। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेगा। और अब कहते कहते रुक गए। अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली से शून्यता भरी थी। कौन गिरीश नेगी? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया? डॉक्टर, क्या लतिका इतना पूछने पर रुक गया। ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहासास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा है। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या हुआ इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वह तो बच्ची है, पागल। मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। यानी जो जिससे प्यार करती थी, जो गोरखा रेजिमेंट के थे कैप्टन गिरीश नेगी, वह शायद शहीद हो गए थे। तो लतिका तभी से उदास रहने लगी और मिस्टर ह्यूबर्ट को ये पता नहीं था। मिस्टर ह्यूबर्ट ने भी प्रेम पत्र भेज दिया था और प्रेम पत्र के बारे में लतिका ने जवाब कुछ नहीं दिया था। कहानी ऐसे ही चल रही है। कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार फिर प्रज्वलित होकर बुझ गईं।
टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे को चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका की खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई, लेकिन चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे रहा था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा कि करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन, वही नौकर उनका। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा था, मतलब उसकी आदत थी। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जाग कर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है आज। नहीं, ऐसे न कही होंगी, ऐसे, बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता है। अजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़ी दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं, मतलब एकदम दांत कटकटाने वाली हाड़ कोप सर्दी, हड्डी वाली, हड्डी तोड़ सर्दी। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिजाब लगाने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रहा हो, वह हमेशा खींचतान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी कि भुवाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मैम साहब कि पेड़ों की टहनियाँ तक सिकुड़ कर तनों से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। कब की बात है? अब यह तो जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कैंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज। 2 घंटों में ही सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे सेट खाली पड़े। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज यह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है जब अंग्रेज बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगे मैम साहब? दिखता तो ऐसा ही है करीमुद्दीन। तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती है मैम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब कभी बर्फ़ गिरती तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था, यानी कमरा चूता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई थी। आधी रात तक के वक्त मुझे जगाने आए थे। कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कराए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे रहे वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता है, तब लगता है कि अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। न वह उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है, न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती है वह खुद एक गांठ बनकर रह जाती है। बाहर बूंदाबांदी होने लगी थी। कमरे की टिन की छत खट खट बोलने लगी थी, खट 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 खट। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहा कर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपरों को घसीटते हुए बड़े आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी। किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में ही उलझी रही और गुमसुम हुआ शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलाने की लकड़ियां जमा कर लें। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। मतलब बहुत दिक्कत है जाड़ा में यार। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस वुड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी।
मिस उड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता है, किंतु मिस उड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। मतलब अपने मन से नहीं देती हैं, ये चुपके से जाके सो जाती थी। हर साल कमरे में ताला ठोक जाती। तो निर्मल वर्मा की यह कहानी परिंदे, आप वाचन कर रहे थे कहानी परिंदे, वाचन 16-19 का। और यह पार्ट 1 आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में, हो सकता है पार्ट 2 में ख़त्म हो जाए, नहीं होगा तो पार्ट 3 में, तो आने वाले पार्ट में मैं अपनी शक्ति झोंक सकूं। इसके लिए आपके सुझाव की ज़रूरत है, आपके उत्साह की ज़रूरत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हिंदी साहित्य के, हिंदी के और देश के युवक युवतियों के लिए हमेशा यह कहानी प्रेरणा का स्रोत रहेगी। यह कहानी मतलब आपको बताती है कि किस प्रकार से उस समय का जीवन था, रिलेट करती है आपके मन में। यह पढ़ते हुए चित्र नहीं बन रहे हैं तो शायद आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं, सही से नहीं सुन रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।